सीन की स्टार्ट में ऑफिस से होती है, जहां दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़के ने दूसरे को बड़े कैजुअली ग्रीट किया और दूसरे ने तुरंत पूछा, तू आज बेबेल जा रहा है ना? उनकी आवाजों में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों साफ झलक रहे थे। क्योइचिरो, जो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, वहीं ऑफिस में बैठा था। उसने अपना बैग अच्छे से जिप किया और निकलने की तैयारी करने लगा। उसका काम और कंपोज नेचर बाकी लड़कों की लाइवली बातें से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो दोनों पहले ही बेबेल जाने की अपनी प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, ऑफ कोर्स, आज तो मैं बेबेल जरूर जा रहा हूं। दूसरा हंसते हुए बोला, वहां जाने से तो पार्ट टाइम जॉब्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। पार्ट टाइम्स पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उनकी बातों में एरोगेंस और एम्बिशन दोनों भरा था। मगर क्योइचिरो चुपचाप उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, एक लड़की अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था कसुमी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम अपने पार्ट टाइम जॉब पर जा रहे हो? क्योचिरो ने छोटा सा जवाब दिया और उसकी बात को कंफर्म कर दिया। कसुमी ने हल्के झटके से पलकें झपकाई और कहा, रुको, जरा वेट करो। लेकिन क्योचिरो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, बस हाथ हल्के से उठाकर गुड बाय किया, फिर मुड़कर आगे निकल दिया। कसुमी ने गुस्से में आंखें सिकोड़ ली और इरिटेशन से उसे किड कह दिया। मगर क्योइचिरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भीड़ में ब्लेंड हो गया, जहां पहले से ही सैकड़ों लोग अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगे थे। सिटी की सड़कों पर एनर्जी भरी हुई थी। हर कोई अपने काम में रश कर रहा था। क्योइचिरो स्टेडी कदमों से उनके बीच चल रहा था। उसके दिल में एक शांत सा अपॉलॉजी कसुमी के लिए था। उसे लगता था कि कसुमी को बेबल के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये थॉट्स उसके दिल पर भारी थे और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। बेबल, वो विशाल टॉवर बादलों को चीरता हुआ एंडलेसली ऊपर जा रहा था। उसकी शीर प्रेजेंस सब कुछ डोमिनेट कर रही थी। ऐसा स्ट्रक्चर जो लॉजिक और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दोनों को चुनौती देता था। क्योइचिरो ने चुपचाप ऊपर देखा। उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लड हो गई। 3 साल पहले अचानक ये टॉवर शहर के बीचों बीच प्रकट हुआ था। इतना विशाल कि लगता था आसमान को चीरते हुए सीधे हेवेंस तक जा रहा है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सोल्जर्स और रिसर्चर्स अंदर गए और अपनी फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट करने लगे। टॉवर के अंदर ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिले जो धरती पर कहीं और नहीं थे। थोड़े समय बाद और भी ट्रेजर्स मिले और इंसानों के दिल ग्रीड से भर गए। ये मटेरियल्स प्राइसलेस थे। कुछ तो मॉडर्न साइंस से भी आगे के थे, जिनसे इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजीज बनाई जा सकती थी। मगर एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। नॉर्मल वेपन्स अंदर बेकार थे। गन, बम, तलवारें, किसी का भी असर अंदर छुपे मॉन्स्टर्स पर नहीं होता था। इसी के साथ इंसानों में भी अजीब बदलाव दिखने लगे। कुछ लोगों के शरीर पर चमकते हुए क्रेस्ट्स बन गए। ये मार्क्स उन्हें स्ट्रेंथ, स्टैमिना और रेजिलियंस देते थे, जो इमेजिनेशन से भी आगे था। कुछ लोगों में तो स्पेशल पावर्स भी आईं, बिल्कुल वैसे जैसे एंशिएंट मिथ्स के हीरोज में होती थी। सरकार ने इन क्रेस्ट्स को नाम दिया सेक्रेड मार्क्स। उन्होंने अनाउंस किया कि जिन लोगों के पास सेक्रेड मार्क्स होंगे वही लोग बेबल के अंदर जा सकते हैं। भीड़ में हर कोई सुन रहा था, औ से भरी आंखों के साथ। जल्दी ही वेल्थ और ग्रेटनेस के वादे पूरे समाज में फैल गए। सरकार ने कॉल को और टेम्पटिंग बना दिया, बड़े बड़े रिवॉर्ड्स अनाउंस करके। कैश प्राइजेस और फेम उनका इंतजार करते थे, जो टॉवर के अंदर गहराई तक जाते। धीरे धीरे काउंटलेस सेक्रेड मार्क्स वाले लोग बेबल के पास इकट्ठे होने लगे, अपनी किस्मत बदलने की चाह में। लेकिन बेबल सिर्फ सपने नहीं देता था, वो नाइटमेयर भी था। अंदर के एंडलेस लैबिरिंथ्स में मॉन्स्टर्स घात लगाए बैठे रहते। हर जगह डेडली ट्रैप्स छुपे हुए थे, जो बिना मर्सी के जान ले लेते। सेक्रेड मार्क्स वाले भी सेफ नहीं थे। बहुत लोग वहीं गिर गए, उनके सपने खून में डूब गए। फिर भी लोग अंदर जाते रहे, क्योंकि एक रूमर आग की तरह फैल गया था। जो भी बेबल की हाईएस्ट फ्लोर तक पहुंचेगा, उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होगी। ये रूमर लोगों को जान की बाजी लगाने के लिए काफी था। ये रूमर और भी मजबूत हो गया जब एक मिस्टीरियस फेरी गर्ल सामने आई। उसने ओपनली कहा कि विश असली है। उसकी सुंदरता और अदरवर्ल्डली ऑरा देखकर लोग उसकी बात पर यकीन करने लगे। उम्मीद से भरे अनगिनत चैलेंजर्स बेबल की तरफ खिंचते चले गए, जैसे पतंगे आग की तरफ जाते हैं। क्योइचिरो ने अपने अंदर धीरे से विस्पर किया, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, इस एंडलेस स्ट्रगल से बंधा हुआ। उसने अपनी नजरें उस टावरिंग स्पायर की ओर उठाई और मन ही मन कहा, नाउ देन शैल वी बिगिन। टावर के नीचे सैकड़ों टेंट्स लगे थे। हर टेंट चैलेंजर से भरा हुआ था। हर कोई अपना चांस लेने की तैयारी कर रहा था।
क्योइचिरो एक टेंट में दाखिल हुआ। अंदर बैठे दो लड़कों ने उसे देखा और क्वाइटली स्नीर किया। एक ने धीरे से मटर किया, वो रैट फिर आ गया। उनकी आवाज डिस्डेन से भरी थी। वो उसकी एबिलिटीज को मॉक कर रहे थे। कहते थे कि क्योइचिरो कभी बेबल के अपर फ्लोर्स हैंडल नहीं कर पाएगा। ये वर्ड्स उसके अंदर पुरानी यादें जगा गए। उसे वो दिन याद आ गए जब ये इंसल्ट सच थे, जब वो वीक और अनस्किल्ड था, बेबल के लोएस्ट लेवल्स में क्रॉल करता था बस सरवाइव करने के लिए। उसका मजाक उड़ाया जाता और हर कोई उसे सिर्फ रैट कहता। लेकिन वो कल तक था, अब नहीं। डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ क्योइचिरो टेंट से निकला और सीधे बेबल की ओर बढ़ गया। उसने हेवी डोर्स पुश किए और अंधेरे में एंटर कर गया। अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया। गॉब्लिन, एक कॉमन क्रीचर जो लोअर फ्लोर्स पर ही मिलता था। क्योइचिरो ने धीरे से साई किया और बोला, वेस्ट ऑफ टाइम। गॉब्लिन्स कमजोर थे लेकिन सावधान। उसे पता था कि वो अपने एलाइज को बुलाएंगे। जैसा उसने सोचा था, शैडोज से उनका पूरा ग्रुप निकल आया और उसे घेर लिया। क्योइचिरो की आंखें काम रहीं। उसने सोचा, गॉब्लिन्स हमेशा यही पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे ही क्रीचर्स एक साथ रश हुए, क्योइचिरो ने इंपेशेंस में अपना हाथ उठाया। उसके मन में एक ही थॉट था, मैं इन पॉइंटलेस बैटल्स से थक चुका हूं। कल तक एक गॉब्लिन भी उसके लिए खतरा था, लेकिन आज वो अलग था। स्टेडी फोकस के साथ उसने अपने हाथों में आग समन की। फ्लेम्स रोर करने लगे और ब्लेजिंग बुलेट्स बन गए। तेज मोशन में उसने उन्हें गॉब्लिन्स की तरफ लॉन्च कर दिया। चेम्बर में धमाके गूंज उठे। गॉब्लिन्स चीखते हुए आग में जल गए। उनकी बॉडीज हीट में खाक हो गई। फ्लेम्स वायलेंट तरीके से फैले और फिर फेड हो गए। क्योइचिरो ने कोल्ड नजरों से उनकी ओर देखा और मन ही मन कहा, करेक्ट आउटकम। उसके हाथ पर सेक्रेड मार्क चमक रहा था। वो उसे क्वाइटली स्टडी करता रहा। चलते चलते उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट बार बार घूम रहा था, वो वीक रैट अब इतना पावरफुल कैसे बन गया। मेमोरीज फिर से उसके अंदर कट करने लगी। उसे याद आया वो ट्रैजिक डेथ, वो इंसान जिसे वो बचा नहीं पाया था। उसका गिरा हुआ शरीर, उसकी अपनी बेबसी, उसकी क्रैक्ड आवाज जब वो दर्द में चिल्ला रहा था, फेट के खिलाफ पावरलेस होकर। धीरे धीरे उसके कदम एक बड़े स्टील डोर की ओर बढ़े। उसके फुटस्टेप्स भारी आवाज के साथ गूंज रहे थे। डोर धीरे से क्रीक करता हुआ खुला और भीतर और भी गहरे शैडोज नजर आए। क्योइचिरो मजबूती से खड़ा था। उसने हल्के से विस्पर किया, मैं पहले ही 99 बार रिग्रेस कर चुका हूं। बेबेल सबसे ऊंची मंजिल पर बैटल पूरे जोश में चल रही थी। पूरा हॉल गूंज रहा था जैसे आसमान खुद जमीन से टकरा रहा हो। एक भयावह मॉन्स्टर जिसके 3 बड़े सिर थे और हाथ में एक जायंट स्वॉर्ड पागलों की तरह वार कर रहा था। उसकी हर स्विंग इतनी भारी थी कि जमीन जोर से हिल रही थी। दीवारें क्रैक पड़ने लगी थी। उस दैत्य के सामने खड़े थे क्योइचिरो और उसके साथ 2 लड़कियां। तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर का हर वार जैसे आसमान से गिरी बिजली हो। मॉन्स्टर ने अपने तीनों सिर एक साथ उठाए और इतनी भयानक दहाड़, टेरिफाइंग रोर मारी कि पूरा चैम्बर कांप उठा। आवाज सुनकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। क्योइचिरो ने अपनी तलवार और कसकर पकड़ी। उसकी नजरें बिल्कुल शार्प थी। उसने बिना एक पल गवाए क्रीचर के वार को रोकने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मॉन्स्टर ने अपनी तलवार नीचे गिराई, क्योइचिरो ने तेजी से वार किया। तभी साथ खड़ी एक लड़की ने जोर से आवाज लगाई, क्योइचिरो, ये राइट मोमेंट है, सीज इट। क्योइचिरो ने तुरंत उसकी बात सुनी। उसका ध्यान एकदम रेजर शार्प हो गया। उसने सारी शक्ति अपने भीतर से खींची और वही टेक्निक अनलीश की जिसकी उसने बार बार प्रैक्टिस की थी, न जाने कितनी बार मरकर भी सीखा था। वह टेक्निक थी गॉडस्लेयर बुलेट। अचानक उसकी तलवार से एक ब्रिलियंट रेड लाइट फूट पड़ी। एनर्जी इतनी तेज थी मानो किसी देवता ने भाला फेंका हो। वह बीम हवा को चीरती हुई मॉन्स्टर के सीने में जा घुसी। 3 सिरों वाले बीस्ट ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी। पूरा चेंबर जैसे टूट कर गिर जाएगा। मॉन्स्टर दर्द से पीछे स्टैगर हुआ। क्योइचिरो के चेहरे पर गर्व की चमक आई। उसने मजबूत आवाज में कहा, विक्ट्री, ये बैटल हमने जीत ली है। उसके साथ खड़ी लड़कियों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे थकान और डर से भरे थे, लेकिन अब उनमें उम्मीद की चमक थी। एक लड़की तो भागकर आई और क्योइचिरो को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिरकार ये जिंदगी और मौत की जंग जीत ली गई थी। क्योइचिरो भी भीतर से खुशी से भर गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, फाइनली हमने कर दिखाया। क्योइचिरो के मन में थॉट्स घूमने लगे। इतनी कठिनाइयों के बाद आखिरकार मैंने बेबल कॉन्कर किया।
ये जीत उसकी 98वीं रिग्रेशन का अंत था, लेकिन दिमाग उसे बार बार चेतावनी दे रहा था, अब रिलैक्स मत होना, असली खतरे अभी बाकी है। जैसे ही उसने सांस संभाली, उसकी नजर सामने गई। वहां 2 नए गार्ड्स खड़े दिखाई दिए। साथ की लड़की, जो अभी तक हाँफ रही थी, बोली, हूं मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का, हूं मैं आगे बढ़ना होगा। क्योइचिरो ने मजबूती से सिर हिलाया। मेन आ रहा हूं, चलो तुरंत। तभी तीनों ऊपर की तरफ बढ़े। जैसे ही विशाल अपर गेट खुला, क्योइचिरो की सांसें थम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। एटमॉस्फेयर अचानक बदल गया, जैसे डेस्टिनी ने खुद एक मंच तैयार कर दिया हो। क्योइचिरो ने अर्जेंसी से पुकारा, शोका जल्दी करो, मूव। लेकिन दूसरी लड़की डर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, क्या तुम सूर हो? ह्यूम आगे बढ़ना चाहिए। ह्योगा ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, मैं इंश्योर हूं, हम रुक नहीं सकते। दूसरी लड़की अभी भी एंशियस थी और आखिर में उसने पलटकर स्टेयर्स की ओर दौड़ लगा दी। क्योइचिरो और ह्योगा चुपचाप उसकी डिसअपीयरिंग शैडो को देखते रहे। क्योइचिरो के दिमाग में फिर से विचार उठा, सिर्फ वही जो बाबल कॉन्कर करेगा, उसे मिलेगा रिवॉर्ड। एक ऐसी विश जो कुछ भी ग्रांट कर सकती है, और वो रिवॉर्ड बिलोंग करता है ह्योगा को। ह्योगा काम रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ी। उसने कहा, बस मुझे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योइचिरो का दिल कस गया। उसने धीरे से उसका नाम लिया और सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट करता हूं। तभी अचानक वो दूसरी लड़की कासुमी वापस आ गई। उसने धीमे कदमों से चलते हुए कहा, क्योइचिरो, मैं सच जानती हूं, वो राज जो तुमने छुपाया था। उसकी आंखों में अंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए खड़ी हो गई। गेट धीरे धीरे खुला और वहां सामने खड़े थे आर्मर्ड गार्ड्स। क्योइचिरो ने महसूस किया कि यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। यह ही लास्ट ऑब्स्टिकल है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक्साइटमेंट और पावर दोनों से भरा हुआ। कासुमी बिना डरे आगे बढ़ी। उसने जोर से कहा, तुम गार्ड्स इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाओगे। उसके चारों ओर एनर्जी इकट्ठी होने लगी। उसने अपनी शक्ति रिलीज की और एक सोनिक बीम बनाई जो ब्लेजिंग ऑरेंज स्नेक की तरह आगे बढ़ी। स्नेक बीम गार्ड्स की तरफ तेजी से स्ट्रीक हुई, लेकिन गार्ड्स भी कम नहीं थे। एक ने तुरंत साइड जंप किया और दूसरे ने अपनी तलवार बीम के सिर में घोंप दी। सांप जैसी एनर्जी ने दर्द से चीख मारी और फिर हवा में गायब हो गई। कासुमी शौक में हाफ गई। उसने चिल्लाया, मुझे हेल्प करो। क्योइचिरो ने बिना देर किए कहा, इस बार मेन पास्ट मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूंगा। उसकी आंखों में आग थी। उसने अपनी शक्ति इग्नाइट की और पूरी ताकत से चिल्लाया, गॉड स्लेयर बुलेट। लाल एनर्जी के बुलेट्स हवा में दागे गए। वे इतनी तेजी से गार्ड से टकराए कि पूरा बैटलफील्ड धमाकों से गूंज उठा। जमीन कांपने लगी, स्पार्क्स हर जगह फैल गए। क्योइचिरो का दिल तेजी से धड़क रहा था। वही मोमेंट है जिसका मैन हमेशा वेट करता था। लेकिन तभी किस्मत ने फिर वार किया। ऊपर से अचानक एक और गार्ड उतर आया। उसकी तलवार ने बिना दया के ह्योगा के सीने में आर पार कर दिया। ह्योगा की आंखें शॉक में फैल गईं। उसका शरीर कमजोर होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। क्योइचिरो ने चीखते हुए उसका नाम पुकारा। उसका दिल टूट गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। कासुमी ने भी ह्योगा का नाम चिल्लाया। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक और गार्ड ने अपनी तलवार उसके शरीर में घोंप दी। उसने दर्द से चिल्लाकर कहा, क्योइचिरो, और फिर खून से सनी जमीन पर गिर पड़ी। अब क्योइचिरो के सामने सिर्फ खून से लथपथ बॉडीज थी। कासुमी और ह्योगा दोनों जमीन पर पड़े थे। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैं फिर से प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। उसका मन अंदर से चीख रहा था। 98 रिग्रेशंस के बाद भी नतीजा वही निकला, फेलियर। तभी अचानक ऊपर से ग्लोइंग येलो स्वार उतरी और क्योइचिरो के शरीर को आर पार कर गई। उसकी चीख पूरे चेंबर में गूंज उठी। जादुई ऊर्जा उसकी नसों को फाड़ रही थी। वो भारी होकर जमीन पर गिर गया। एनिमी गार्ड धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। खून में पड़ा क्योइचिरो धीरे से बुदबुदाया, डैम इट बास्टर्ड। उसने आखिरी बार अपनी एनर्जी इकट्ठी की और एक और गोल्ड स्लेयर बुलेट्स फेंके, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका था। सांसें टूटी टूटी थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, एक और एनिमी, इतना स्ट्रांग, ये कैसे पॉसिबल है? उसकी नजर धुंधली होने लगी। शरीर ढह गया और फिर उसके चारों ओर बस दर्द और पछतावा बचा। अब भी एक नया दुश्मन बाहर मौजूद था। क्योइचिरो ने अपने आप से सवाल किया कि ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके पुराने थॉट्स उस पर बहुत भारी पड़ रहे थे
और मेमोरीज उसे बार बार खींचकर उन पेनफुल मोमेंट्स में ले जाती थी जहां विक्ट्री बार बार उसके हाथ से फिसल जाती थी। उसे याद आया कि पिछली बार ह्यूका और वो दोनों ही मारे गए थे, लेकिन कसुमी को कोई ले गया था। उस वक्त जो अजीब से फिगर सामने आए थे वो अननोन थे। क्योइचिरो को कभी पता नहीं चला कि उनका असली पर्पस क्या था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था। उसके लिए ये बात क्लियर थी कि वो फिगर्स किसी न किसी तरह से बेबल को क्लियर करने से जुड़े हुए थे। हर बार जब भी कसुमी को ले जाया जाता था, पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती थी। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती थी। हर रिग्रेशन में फेलियर उसका पीछा करता था। कसुमी के डिसअपीयर होने का वो नजारा हमेशा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था, जैसे कोई नाइटमेयर जो पीछा छोड़ने का नाम ही न ले। क्योइचिरो को एक और डिटेल हमेशा याद रहती थी, जिसे वो कभी इग्नोर नहीं कर पाया। कसुमी के शरीर पर हर रिग्रेशन में एक टैटू दिखाई देता था। वो मार्क था एंक। चाहे साइकिल कितनी भी बार दोहराई जाए, ये सिंबल हमेशा सामने आ ही जाता था। उसकी सबसे बड़ी कंसर्न हमेशा इसी एक सिंबल पर अटकी रहती थी। लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा ट्रबल हो रही थी उस लास्ट मैन की अपीयरेंस से। बाकी सारे दुश्मन वो पहले कई बार देख चुका था, लेकिन ह्यूका एक नई थी। वो कभी पहले किसी भी रिग्रेशन में सामने नहीं आई थी, और यही बात क्योइचिरो के माइंड में ट्रबलिंग क्वेश्चंस उठा रही थी। क्यों? आखिर किस वजह से? वो लगातार वॉक करता रहा, लेकिन उसका माइंड रेस्टलेस था। 98 रिग्रेशंस के बाद भी मिस्ट्रीज अनसॉल्व थी। अभी भी बहुत सारे अननोन्स बाकी थे। ये अनसर्टेनिटीज उसे अंदर ही अंदर खाती रहती थी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, उसे बेबल को क्लियर करना ही होगा। क्योइचिरो ने दोबारा बेबल के अंदर कदम रखा। उसका दिल अब पूरी तरह रिजॉल्व से धड़क रहा था। उसकी प्रायोरिटी क्रिस्टल क्लियर थी, बाबेल को कॉन्कर करना, कसुमी को प्रोटेक्ट करना और उसे दोबारा टेकन होने से रोकना। सिर्फ ऐसा करके ही वो एक और कोलैप्स को प्रिवेंट कर सकता था। जैसा एक्सपेक्टेड था, मॉन्स्टर्स तुरंत सामने आ गए। फाइट तुरंत शुरू हो गई। उनके ग्रोटेस्क फॉर्म्स हर कॉर्नर से अटैक कर रहे थे। क्योइचिरो ने बिना डिले किए अपनी पावर्स अनलीश की। उसका डिटर्मिनेशन अब और भी हार्डन हो गया था। उसने अपने थॉट्स में डिक्लेयर किया कि हर मॉन्स्टर जिसे वो डिफीट करेगा, वो सिर्फ उसकी नोरिशमेंट बनेगा। उसकी वॉइस उसके माइंड में जोर से गूंज रही थी। वो सेक्रेड मार्क को बार बार शाउट कर रहा था और अपने पूरे बॉडी से एनर्जी चैनल कर रहा था। ये एबिलिटी उसी दिन उसके अंदर अवेकन हुई थी, जिस दिन बेबल पहली बार सामने आया था। वो फेटफुल दिन जिसने सब कुछ बदल दिया था। जब उसने पहली बार सेक्रेड मार्क को एक्सपेरिमेंट किया था, तब स्ट्रेंज फ्लैशेस उसकी सोच में आने लगे थे। पास्ट टाइम्स और फ्रेगमेंटेड मेमोरीज अचानक रिटर्न होने लगे, जैसे कि फॉर्मर लाइफ से कोई विस्पर्स उसे बुला रहे हो। शुरुआत में क्योइचिरो ने इसे इग्नोर कर दिया था, ये सोचकर कि ये एबिलिटी शायद सिर्फ मटेरियल्स को कंज्यूम करने और रिलीज करने के काम आती है। उसे उस समय ये बैटल के लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं लगी थी। उसने अस्यूम किया था कि इसका काम सिर्फ रिसोर्सेज कैरी करना है, इसलिए उसने इसे बैग्स कैप्चर करने, स्टोन्स कलेक्ट करने और जेम्स गैदर करने में ही यूज किया था। कल तक भी उसका यही मानना था कि ग्लटनी का बस इतना ही प्रैक्टिकल पर्पस है। काफी टाइम तक उसने यही बिलीव किया कि सर्वाइवल सिर्फ पॉसिबल है स्क्रैप स्कैवेंजिंग करके, वो स्क्रैप्स जो स्ट्रॉन्गर चैलेंजर्स पीछे छोड़ देते थे। उसे लगता था कि उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल एक रैट जैसी है जो दूसरों के फ्रैगमेंट्स पर जीता है, जबकि ट्रू पावर हमेशा उससे दूर रहती है। ये शेम हमेशा उसका पीछा करती थी। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी पहली लाइफ के शुरुआत में डेस्परेशन ने उसे बेबल के अंदर एक स्ट्रेंज हिडन रूम तक पहुंचा दिया। वहां मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया था और कॉर्नर कर दिया था। उस टेरिफाइंग मोमेंट में जब वो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कुछ रिमार्केबल हुआ। उसकी एबिलिटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। ग्लटनी ने अपना ट्रू नेचर रिवील कर दिया। ये सिर्फ मटेरियल्स को ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को भी डिवॉर कर सकती थी। ये उसके हैंड से निकलने वाली ऐश फ्लेम्स को भी कंज्यूम कर लेती थी। क्योइचिरो ने उसी समय ये ट्रूथ रियलाइज किया। उसने समझा कि मॉन्स्टर्स को पहले वीकन करना जरूरी है, तभी उन्हें पूरी तरह डिवॉर किया जा सकता है, और ऐसा करने से वो उनके स्किल्स गेन कर सकता था। अब फ्लेम्स उसके कमांड पर सर्च कर रही थी। उसके चारों तरफ ब्लेज ऑफ रेड ऑरेंज पावर क्रिएट हो गया। उसने क्वाइटली नोट किया कि उसके फायर बुलेट्स भी असल में ग्लटनी से ओरिजिनेट होते हैं। उनका असली सोर्स वो छोटा सा रैट लाइक मॉन्स्टर था जो अकेले में वीक था, लेकिन उसके एडेप्टेशन में डेडली लीथल बन गया। इस एबिलिटी के थ्रू एक इनसिग्निफिकेंट मॉन्स्टर का स्किल अब उसके लिए डेवस्टेशन का हथियार बन गया। इसी स्किल ने उसे काउंटलेस रिग्रेशंस तक सरवाइव करने दिया। अब उसे हर साइकिल की शुरुआत में रात्स हंट करके पावर रीगेन करने की जरूरत नहीं थी।
ये फेज खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही दुश्मन बाकी था, वो ग्रेट मैजिकल मॉन्स्टर जो बेबल के पीक पर रूल करता था। क्योइचिरो ने अपनी आइज ऊपर उठाई और दुश्मन का सामना किया। उसने डिक्लेयर किया कि यही उसका असली टारगेट है, वो यूनिक क्रीचर जिसे सब टाइम लॉर्ड कहते हैं, मास्टर ऑफ रिग्रेशन। चाहे जितनी बार उसने टाइम लॉर्ड को देखा हो, वो हमेशा उसे अनसेटल कर देता था। उसका ग्रोटेस्क प्रेजेंस हमेशा ऊनी स्टायर करता था। क्योइचिरो साइलेंटली सोचता था कि ये क्रीचर असल में है क्या। उसका साइट उसे एक साथ डर और डिटर्मिनेशन दोनों से भर देता था। टाइम लॉर्ड ने उसकी ओर गेज किया, जो उसकी सोल तक पेनेट्रेट कर गया। क्योइचिरो ने खुद को याद दिलाया कि अब क्वेश्चंस पूछना पॉइंटलेस है। अगर उसने इसे कभी कंज्यूम नहीं किया होता तो वो डेथ के बाद कभी रीस्टार्ट नहीं कर पाता। हर लूप इस क्रीचर की एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ था। ये क्रीचर उसकी डेस्परेट अटेम्प्ट्स की 2 लाइफलाइंस में से एक था, जिसने उसे बेबल कॉन्कर करने में मदद की थी। टाइम लॉर्ड उसके अगेंस्ट मूव हुआ। उसकी बॉडी से पावर रेडिएट होने लगी और क्योइचिरो पर प्रेशर डालने लगी। क्योइचिरो ने स्किलफुली डॉज किया। उसका माइंड तुरंत उसके दूसरे लाइफलाइन की ओर गया। उसने तेजी से काउंटर किया और फ्लेम्स रिलीज किए। फायर बुलेट्स हवा को स्कॉच करते हुए इमॉर्टल मॉन्स्टर पर सीधे स्ट्राइक हुए। क्रीचर रिकॉइल हुआ, क्लियरली शेकन बाय हिज स्ट्रेंथ। उसका ध्यान अब सिर्फ क्योइचिरो पर फिक्स हो गया। क्योइचिरो ने तेजी से मूव किया। उसकी ब्लेड और फ्लेम्स मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करने लगे। टाइम लॉर्ड उसके रिलेंटलेस प्रेशर के नीचे फॉल्टर करने लगा। बैटल पहले से भी फास्ट खत्म हो गई। टाइम लॉर्ड कोलैप्स हो गया और उसका मॉन्स्ट्रस फॉर्म डिफीट हो चुका था। क्योइचिरो ने आयरनी महसूस की। ये क्रीचर हमेशा क्लियरिंग रूम को आसान बना देता था। बिना रिग्रेशन के इसका एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस लगता था, लेकिन यही उसकी प्रोग्रेस इनेबल करता था। वो उसके कोर्प्स के ऊपर खड़ा होकर सब कुछ स्ट्रेंज कंसिडर करने लगा। हर बार वो इस क्रीचर को सिर्फ इसी जगह, इसी टाइम पर ही पाता था, और किसी भी एक्सप्लोरर को इसकी हिडन प्रेजेंस का कभी अंदाजा नहीं हुआ। उसने दोबारा ग्लटनी से इसे डिवॉर कर लिया। टाइम लॉर्ड का बॉडी डिसॉल्व हो गया और उसके ग्लोइंग एंक मार्क के साथ मर्ज हो गया। उसके माइंड में क्वेश्चंस फ्लड हो गए। ये क्रीचर एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योइचिरो ने गहरी सांस ली और अपनी गेज अपने ग्लोइंग टैटू पर गिराई। ऐसी स्ट्रेंज एबिलिटी पर रिलाई करना ऐसा था जैसे किसी पैटली टाइटरोप पर चलना। रिग्रेशन उसे होप देता था, लेकिन उसके कंडीशंस अभी भी अनक्लियर थे। शायद एक दिन ऐसा आए जब ये फ्रैजाइल लाइफलाइन पूरी तरह टूट जाए। फिलहाल रिग्रेशन डेथ के समय ट्रिगर होता था, लेकिन क्या यही सिर्फ एक कंडीशन थी? डाउट उसके अंदर लिंगर कर रहा था। अगर हिडन रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करते थे तो उसे और कॉशियस होना पड़ेगा। कसुमी की डेथ के सीन्स उसके दिमाग में मर्साइलेसली रिप्ले हो रहे थे। ह्योका की लॉस उसके दिल में जल रही थी। उसने अपना रिजॉल्व और भी टाइट कर लिया। तभी अचानक पास में एक फेंट साउंड एको हुआ। क्योइचिरो तुरंत रुक गया। उसने खुद को याद दिलाया कि बेबेल को कॉन्कर करने के लिए एब्सोल्यूट प्रिसिशन जरूरी है। क्योइचिरो ने ध्यान से सोचा कि अब उसे इस सिचुएशन का पूरा एडवांटेज लेना है। वो जानता था कि अगर सही तरह से खेला जाए तो अपनी पावर और दूसरों की ताकत दोनों को यूज करके सक्सेस हासिल की जा सकती है। उसने अपने हाथों को कसकर बांधा और जैसे ही टैटू का जलता हुआ निशान उसकी स्किन पर महसूस हुआ, उसने अपने आप से कहा, सब ठीक है, कुछ भी मेरी विल को हिला नहीं सकता, मैं कंट्रोल में हूं। उसका कॉन्फिडेंस हाई था। उसने अपना फोकस पूरी तरह से गैदर किया और अगले लोकेशन की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिमाग एकदम शार्प हो गया था। चलते चलते उसने अपने मन में बुदबुदाया, ये नेक्स्ट वाला है हेड लोकेशन है। वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस जगह के अंदर घुसा। अचानक हॉल के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज उठी। वाइब्रेशंस हवा में फैलने लगीं, मानो कोई डरावनी धुन बज रही हो। शैडोज से अचानक बहुत सारे गॉबलिन्स निकल आए। उनके ट्विस्टेड, घृणित शरीर और गुस्से से भरी आंखें देखकर कोई भी डर जाए। मगर क्योइचिरो एकदम स्टेडी खड़ा रहा। वो फाइट के लिए पूरी तरह तैयार था। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था। उसने गॉबलिन्स की तरफ देखा और मन ही मन कहा, साइड हो जाओ वरना बुरा होगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से आग की लपटें उठी। फ्लेम्स उसकी बुलेट्स के चारों ओर लिपट गई। कॉन्फिडेंस से भरे क्योइचिरो ने बिना हिचके पावर अनलीश की। अगली ही सेकंड उसकी फ्यूरियस फ्लेमिंग ब्लास्ट से दर्जनों गॉबलिन्स धड़ाम से जमीन पर गिरे और मर गए। ब्लास्ट की ताकत से पूरा ग्राउंड हिल गया। गॉबलिन्स एक एक करके गिरते गए। देखते देखते वहां लाइफलेस बॉडीज के ढेर लग गए। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि एरिया क्लियर हो चुका है, तब वो फिर से आगे बढ़ा।
उसकी आंखें स्टेडी थी और रिजॉल्व और ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो बिखरे हुए लाशों के ऊपर से कदम रखकर आगे निकल गया। चलते हुए उसने मटर किया, हमेशा सेम ही होता है, ये गॉब्लिन्स बास डिरे क्रिएट करते हैं। फाइट मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी संख्या हमेशा इरिटेटिंग हो जाती है। क्योचिरो को यह रेपिटेशन सच में पेनफुल लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे लगातार आगे बढ़ते रहना ही था। बैटलफील्ड में बिखरी लाशों को देखते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि उसे मूव करते रहना है। उसने इमोशंस को दिल पर हावी नहीं होने दिया। उसकी डिटर्मिनेशन ही उसे आगे खींच रही थी। सर्वाइवल का मतलब था कांस्टेंट मोशन, हर एक सेकंड का वेस्ट होना मतलब और बड़ा खतरा। वो चलते चलते अपना फोन निकालता है, एक नजर स्क्रीन पर डालता है। मंथ, डेट और एग्जैक्ट टाइम दिख रहा था। अचानक रियलाइजेशन उसे स्ट्राइक करता है, डैम, ये तो ऑलरेडी प्लान से ज्यादा लेट हो चुका है। डिले के बावजूद वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही उसने स्टेप आगे बढ़ाया, उसने महसूस किया कि हवा में पानी की एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। अचानक वही पावर उसके सामने कॉन्डेंस होने लगी। क्योइचिरो ने हाथ बढ़ाकर उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया और उसे फ्लेम्स के साथ फ्यूज करके बुलेट्स में बदल दिया। लेकिन उसे एडजस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि तीसरी फ्लोर से एक बड़ा मॉन्स्टर जोर से कूदकर उसके सामने आ गया। बिना एक सेकंड गवाए क्योइचिरो ने अपनी फ्लेमिंग बुलेट्स फायर कर दी। गोलियां सीधे उस बीस्ट में धंस गई। मॉन्स्टर चीखा, उसका शरीर आग में जलने लगा और वो कोलैप्स हो गया। क्योइचिरो फिर से आगे बढ़ गया। उसके कदमों में एंडलेस डिटर्मिनेशन था। जो भी मॉन्स्टर उसके रास्ते में आया, वो सब मर्साइलसली आग से जलकर खत्म हो गया। क्योइचिरो बिना स्लो हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी पावर हर चीज को अनहाइलेट कर रही थी। दीवारों पर खून के छींटे पड़ गए। डेडली मोमेंट्स बार बार आए, मगर हर बार क्योइचिरो ने अडेप्ट किया और ताकत और स्पीड दोनों से दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने दो लोग खड़े हैं। उनकी प्रेजेंस ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। एक लड़का एजेंट जैसा दिख रहा था और किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था। दूसरा लड़का उससे बात कर रहा था, जैसे कंफ्यूज हो। वो कह रहा था, क्या तुम अपने सराउंडिंग्स को गलत इमेजिन कर रहे हो? दूसरे लड़के ने तुरंत शार्प टोन में जवाब दिया और अपने साथी के डाउट को सपोर्ट किया। उसने कहा, इम्पॉसिबल है, कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, वो भी ऐसी स्किल के साथ। उनकी आंखों में सस्पेशन जल रहा था। इसी बीच क्योइचिरो 6th फ्लोर तक पहुंच चुका था। उसने अपना पूरा फोकस आगे टिकाया। मन ही मन कहा, गोल बस थोड़ा ही आगे है। बिना रुके उसने एंट्री ली। उसने फिर से डिवाइस पर नजर डाली। स्क्रीन पर सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने अंदर ही विस्पर किया, हाँ। वो बड़े ध्यान से एंटर हुआ। कॉर्नर्स के आसपास झांक झांक कर ऑब्जर्व करता रहा। तभी उसकी आंखें एक लड़की पर पड़ी। वो एक मैसिव मॉन्स्टर के साथ लड़ रही थी। उसकी फाइट डेस्परेट थी, लेकिन स्ट्राइक्स रिलेंटलेस थी। मॉन्स्टर पूरा आर्मर पहने था और कई तलवारें उसके हाथों में थी। लड़की थोड़ी देर के लिए फॉल्टर हो गई। उसके एक्सप्रेशन में डर की झलक दिखाई दी। आर्मर से कई तलवारें एक्सटेंड होकर उसकी तरफ बढ़ी। मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी क्रूअल बूमिंग आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। पावर उसके शरीर से रेडिएट हो रही थी, मगर लड़की ने भी जवाब दिया। उसने पूरी ताकत से एक स्मैशिंग अटैक लॉन्च किया। मॉन्स्टर ने रिटेलिएट किया। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, वर्ड ऑफ थ्रोन्स। एनर्जी की लहर सीधी लड़की की ओर लॉन्च हुई। लड़की ने फ्यूरियस काउंटर किया। उसने भी अपना वर्ड ऑफ थ्रोन्स एक्टिवेट किया और तलवार से हर प्रोजेक्टाइल को स्लैश करके रोक दिया। लेकिन आखिरी शॉट बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। लड़की स्ट्राइक हुई और दर्द से स्टैगर होकर पीछे जा गिरी। उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए। उसने दांत भींचे और दर्द सहा। क्योइचिरो ने ध्यान से देखा और उसके फाइटिंग स्टाइल को पहचान लिया। उसने रियलाइज किया कि ये लड़की सोर्स शॉक वर्ड की मास्टर थी। लेकिन क्योइचिरो जानता था कि फेट हमेशा दोहराई जाती है। लड़की फाइट करती रही, मॉन्स्टर के एडवांस को रोकने की कोशिश करती रही, मगर क्योइचिरो को साफ दिख रहा था कि अभी की उसकी वर्जन इतना पावरफुल ओपोनेंट नहीं झेल पाएगी। उसने नैरोड आइज से मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया। खतरा बहुत बड़ा था। उसके डिफेंस टूट रहे थे। तभी उसकी याददाश्त में आया कि ये मॉन्स्टर ओरिजिनल डिजाइन में डेंजरस 20th फ्लोर का बॉस था। उसने सोचा, ये इम्पॉसिबल है, इस फ्लोर पर यह मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। ये तो डिजाइन को पूरी तरह डिफाई करता है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, डजंट मैटर, अब ये यहीं है, सामने है, और सर्वाइवल का मतलब है कन्फ्रंट करना। लड़की ह्योका पूरी ताकत से लड़ती रही। उसकी बराबरी क्योइचिरो ने नोटिस की।
लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था। कासुमी जरूरी थी बेबल कॉन्कर करने के लिए, मगर अगर फाइट ऐसे ही जारी रही तो ह्योका मर जाएगी। मॉन्स्टर ने जोर से रोर किया और एक और पावरफुल ब्लास्ट लॉन्च कर दी। एक्सप्लोजन से लड़की अपने घुटनों पर गिर गई। क्योइचिरो का डिसीजन पक्का हो गया। उसने ठान लिया कि अब ट्रेजेडी दोहराई नहीं जाएगी, वो खुद एक्ट करेगा। उसने हाथ उठाया और आग का तूफान बरपा दिया। उसकी फायर बुलेट्स ने पूरे चेंबर को ब्लेज कर दिया। शौका ने शौक से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गई जब फ्लेम्स ने मॉन्स्टर को घेर लिया। आर्मर्ड बीस्ट तुरंत आग में जलने लगा और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। क्योइचिरो का मर्सिल स्ट्राइक उसे खत्म कर चुका था। शोका हांफते हुए सांस ले रही थी। उसने बहुत देर तक फाइट की थी। उसका शरीर एग्जॉस्शन से टूट चुका था। आखिरकार वो घुटनों पर गिर गई। पेन उसके शरीर में दौड़ रहा था। उसने अपनी आंखें क्योइचिरो की तरफ उठाई। वो उसे क्यूरियोसिटी से देख रही थी। उसकी सांसें भारी थी, उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये स्ट्रेंजर कौन है जिसने अचानक उसकी मदद की। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था और पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। क्योइचिरो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका टोन काम था। उसने कहा, मेन हाइहून बास एक हम्बल एक्सप्लोरर जो यहां से गुजर रहा था। उसने फेंटली मुस्कुराया। उसकी बातों में रिएश्योरेंस था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में फ्लेम्स घूमने लगे। अंधेरे कमरे में वो चमक उठे। उसकी गेज आग पर टिकी रही। कंट्रोल्ड रिजॉल्व के साथ उसने ह्योका की तरफ देखा, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि ये फायर किसी खास मीनिंग के साथ उसके सामने है। क्योइचिरो ने उसकी तरफ देखा और ह्योका उसकी आंखों में झांक रही थी। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? जैसे ही उसने क्योइचिरो का चेहरा साफ देखा, उसने दोबारा वही सवाल दोहराया। क्योइचिरो ने बहुत काम और स्टेडी आवाज में जवाब दिया, ये मैं हूं। उसकी आवाज में कोई कांप नहीं थी, न कोई घबराहट। वो एकदम अनवेवरिंग थी, जैसे उसके अंदर का कॉन्फिडेंस किसी भी तूफान से डगमगा नहीं सकता। उसके बाद क्योइचिरो ने फिर से बोलना शुरू किया। उसने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि वो बस एक पासिंग हम्बल एक्सप्लोरर है। उसी वक्त उसकी हथेलियों में आग की लपटें इकट्ठा होने लगी। ह्योका अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसका शरीर कमजोर था, घुटनों पर गिरा हुआ। फिर भी उसने अपना सिर ऊपर उठाया और गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी सस्पिशियस नजरें साफ कह रही थीं कि वो उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। क्योइचिरो ने अंदर ही अंदर सोचा, नो वंडर, ये इतनी गार्डेड क्यों है? आखिर इसने पहले भी कई बार धोखा सहा है, बेट्रेयल्स झेले हैं। ह्योका ने धीरे धीरे अपनी तलवार बाहर निकाली। उसी पल उसके सामने बेबल का दृश्य प्रकट हुआ। उसने अपने मन में साइलेंटली सोचा, यही है बेबल। एक पल के लिए उसने मन ही मन ये भी सोचा कि शायद वो यहां कुछ पैसे कमा सकती है। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं, हर चीज को ध्यान से स्टडी करती हुई, कॉन्टेम्पलेशन से भरी हुई। तभी अचानक 3 लड़के उसके सामने प्रकट हुए। उनके कदमों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उनमें से एक ने सबसे पहले कहा, बेबल को अकेले क्लियर करना मुश्किल है। दूसरे लड़के ने तुरंत जवाब दिया, थोड़ी सी धीमी आवाज में एडमिट करते हुए, हाँ मुझे पता है। ह्योका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक लड़की सामने आई। वो उसी ग्रुप की दूसरी लड़की थी। उसने सीधे ह्योका से कहा, कैसा रहेगा अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो? ह्योका ने तुरंत और फर्म टोन में जवाब दिया, इतना डिफेंसिव मत बनो। कोऑपरेशन हमेशा यूजफुल होता है। उसने साफ समझाया कि अगर ये उनका पहला बार है तो बेहतर होगा कि वो किसी के साथ स्टिक करे जब तक प्रॉपर्ली सीख न ले। लड़का हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, वरना कोई भी नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में ही मॉन्स्टर का खाना बन जाए। लड़की ने सबको रिएश्योर करते हुए कहा, टेंशन मत लो, रिवार्ड्स इक्वली स्प्लिट होंगे और आज का दिन तो बस एक ट्रायल रन समझो। उसने ह्योका की तरफ ब्राइट स्माइल दी और सॉफ्टली दोबारा कहा। ह्योका ने मुस्कुराती हुई लड़की की तरफ देखा। उसने गहराई से उसके शब्दों पर सोचा, अगर ऐसा है तो शायद अभी के लिए ये ठीक ही है। उसने डिसाइड किया कि ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है और क्वाइटली उस सजेशन को अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया। अब सीन बदल गया। नेक्स्ट सीन में लाइसेंस वाला फ्लोर दिखाया गया। वहां दोनों लड़के मिलकर लड़ रहे थे, मॉन्स्टर्स पर फ्यूरियस स्ट्राइक्स कर रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद उनमें से एक बहुत थक गया और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अब इस एरिया के लिए इतना काफी है। मॉन्स्टर्स डिफीट हो चुके थे और सब लोग आगे मूव करने लगे। लड़की ने काइंडली ह्योका से पूछा, तुम ठीक हो? दूसरे लड़के ने कहा, शायद तुम ही एक ऐसी फर्स्ट टाइमर हो जिसने इतना आगे 5th फ्लोर तक पहुंच बना ली है। फिर उसने ग्रिन करते हुए ऐड किया,
कुछ एक्सप्लोरर्स तो 3 अलग अटेम्प्ट्स के बाद भी इतनी दूर नहीं पहुंच पाते। क्या तुम अब भी बस फर्स्ट फ्लोर पर ही भटक रही थी? ह्योका बस सुनती रही और सब स्टेडी पेस से आगे बढ़ते गए। अचानक एक लड़का एक्साइटमेंट से चिल्लाया। उसकी आवाज एनर्जी से भरी हुई थी। दूसरे लड़के ने कहा, एक्चुअली थोड़ी दूर आगे एक हिडन रूम है। रूमर है कि वहां सीरियस ट्रेजर छुपा है। एक्साइटेड लड़का और थ्रिल्ड हो गया और जोर से चिल्लाया, मैं तो और भी एक्साइटेड हूं। लड़की ने जेंटली स्माइल करते हुए ह्योका की ओर देखा। ह्योका ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा। फिर सब एक प्रॉपर ग्रुप की तरह आगे बढ़ने लगे। लड़की ने जोर से कहा, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। और सब तेजी से दौड़ने लगे। चारों पैसेजेस से होते हुए आगे पहुंचे और वहां रुकर प्लान समझाया। प्लान सिंपल था। पहले ह्योका गार्डियन का अटेंशन ड्रॉ करेगी और बाकी लोग ट्रैप को प्रॉपर्ली सेट करेंगे। एक लड़के ने एक्सप्लेन किया कि पत्थरों के अंदर हिडन बटन्स है। अगर उन्हें केयरफुली प्रेस किया जाए तो मैकेनिज्म मूव होगा। सब ने मिलकर जोर से चिल्लाया, गो, और डिटर्मिनेशन से डेंजरस पैसेज में आगे बढ़े। तभी अचानक एक विशाल क्ले गोलम उनके सामने रिवील हुआ। वो टावरिंग था, सबके ऊपर छाया हुआ। उसने जोर से स्विंग किया और तुरंत अटैक किया। ह्योका एक हैवी हिट से स्ट्राइक हो गई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन फैल गया। तभी रोप्स ने उसे टाइटली कॉइल कर लिया। उसके आर्म्स बाइंड हो गए और वो इंस्टेंटली कैप्चर हो गई। वो स्ट्रगल करती हुई चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? लेकिन हेल्पलेसली वो ग्राउंड पर ड्रैग हो गई। उसका शरीर शॉक से कांप रहा था। बेट्रेयल अब साफ हो चुका था। उसे पेनफुली रियलाइज हुआ कि वो कैप्चर हो चुकी है। हॉरर पूरी तरह उस पर हावी हो गया। उसी पल एक मॉन्स्टर उसके सामने प्रकट हुआ। बाकी लड़के डर से चीख पड़े और तुरंत भाग गए। एक लड़की ने बस एक पल के लिए पीछे देखा और कोल्ड टोन में बोली, सॉरी, अब तुम अकेली हो। बिना किसी हेजिटेशन के वो सब भाग निकले। ह्योका की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिटरली सोचा, मैं कितनी बेवकूफ थी। इन तीनों ने शुरू से ही बिट्रेयल प्लान किया था। मॉन्स्टर और पास आता जा रहा था। उसका मैसिव शरीर उस पर हमला करने को तैयार था। पत्थर टूटकर चारों तरफ बिखरने लगे। वो लगभग उसकी लाइफ वहीं खत्म कर देता। लेकिन ठीक फाइनल ब्लो के पहले अचानक एक और लड़की वहां आ गई। उसने स्विफ्टली उस रॉक मॉन्स्टर को मार गिराया। ये सब ह्योका की आंखों के सामने हुआ। नई लड़की ने स्टर्नली उसकी ओर देखा और कहा, बाकी एक्सप्लोरर्स को रिजेक्ट कर दो। ये कहकर वो बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ गई। ह्योका स्टन बैठी रह गई। उसका माइंड बहुत तेज दौड़ने लगा। अभी अभी उसने बिट्रेयल और रेस्क्यू दोनों एक साथ देखे थे। ये सारे सीन्स दरअसल क्योइचिरो की मेमोरीज थी। उसका अतीत जो उसके दिल पर गहराई से कार्व हो चुका था। उसने इन यादों को एक्नॉलेज किया और रियलाइज किया कि ह्योका अलग है। उसने फर्मली अपने आप से कहा, ह्योका किसी भी और से ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। उसने उसे एक वंडरफुल एक्सप्लोरर के रूप में देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी स्किन पर फायर मार्क्स चमक उठे। क्योइचिरो ने अपने दिल में डिक्लेयर किया, मैं उसकी स्ट्रेंथ बोरो करना चाहता हूं। उसकी मदद से हम बेबल कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन ह्योका का जवाब शार्ट था। उसने तुरंत मना कर दिया। उसके शब्द गुस्से से भरे हुए थे। क्योइचिरो ने पीछे हटने से इनकार किया। उसने सॉफ्टली कहा, सॉरी, मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद ये आसान नहीं है। उसने काम टोन में कंटिन्यू किया, लेकिन तुम्हें क्लियरली समझना होगा, अगर तुम अकेले चली तो बेबल कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है। उसके वर्ड्स पावरफुल थे, साइलेंस को तोड़ते हुए गूंजे। ह्योका शौक से उसकी ओर देखने लगी। उसने अपनी तलवार टाइटली क्लेंच किया और गुस्से में चिल्लाई, टुगेदर हम बेबल कॉन्कर करेंगे। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अदरवाइज? क्या तुम भी मुझे ट्रिक करने वाले हो जैसे बाकी सबने किया? क्या तुम भी मुझे बेट की तरह यूज करोगे? उसका गुस्सा और भी स्ट्रांग हो गया। क्योइचिरो ने फर्मली जवाब दिया, अगर तुम बेबल को कंप्लीटली कॉन्कर कर पाए तो चीजें अलग होंगी। दोनों काफी देर तक टेंस और डिटर्मिन्ड आवाजों में बात करते रहे। आखिरकार क्योइचिरो ने सच्चाई रिवील की। उसने कहा, बेबल कॉन्कर करने का अल्टीमेट रिवॉर्ड है किसी भी विश को ग्रांट करने का अधिकार। उसने वो रिवॉर्ड ह्योका को ऑफर किया। उसने कहा, वो रिवॉर्ड मैं तुम्हें दूंगा। ह्योका का दिल शॉक से ट्रेम्बल हो गया। क्योइचिरो ने केयरफुली सोचा कि सही यही होगा कि कोई और गारंटीड रास्ता ढूंढा जाए। उसने फर्मली प्रॉमिस किया कि वो उसे बिना किसी हेजिटेशन के दे देगा। जब ह्योका ने ये वर्ड्स सुने तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई, एकदम टेकन अबैक। उसने पूरी सरप्राइज के साथ उसकी ओर देखा और सीधे कहा कि वो फूरिश हो रहा है, क्योंकि यही तो वो चीज थी जिसके पीछे हर कोई हमेशा से लगा था। उसका स्ट्रांगली बिलीव था
कि वो इतनी इजीली उसे हैंड ओवर नहीं कर सकता। उसने अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में डालकर उससे बात की। जब क्योइचिरो ने उसे ऐसे डिटर्मिन्ड और डिफेंसिव तरीके से बिहेव करते हुए देखा तो उसे लगा कि ये बिल्कुल ऑन पॉइंट है और पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल है, खासकर उसके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। उस मोमेंट के बाद ह्योका सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे नहीं थी, उसका मानना था कि उसे हर पॉसिबल रिसोर्स चाहिए, गोल्ड, पावर और सबसे इंपॉर्टेंट वो अवार्ड जो बेबल क्लियर करने पर मिलता है। उसकी ये डिटर्मिनेशन की वजह बहुत स्ट्रांग थी। क्योइचिरो ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और ह्योका के डीप पेन के बारे में सोचा। उसकी ओनली सिस्टर एक अननोन इलनेस से बैडली सफर कर रही थी। ह्योका सब कुछ प्योरली अपनी बहन के लिए कर रही थी और यही वजह उसकी अनवेवरिंग स्पिरिट की जड़ थी। यही असली कारण था कि ह्योका इतनी इनक्रेडिबली डिटर्मिन्ड दिखाई दे रही थी। पहले बिट्रेयल्स झेलने के बाद भी उसने बिना डर के बेबल चैलेंज किया था। उसे इतने डेस्परेट तरीके से आगे बढ़ते देख क्योइचिरो और भी गहराई से उसकी मदद करना चाहता था और ये पूरा सीन उसके दिल से उभर रहा था। इसके बाद क्योइचिरो ह्योका के सामने खड़ा हुआ और बोला। उसने हॉनेस्टली एडमिट किया कि इवन उसे खुद को मानना बहुत हार्ड लग रहा है। ये सुनकर ह्योका थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी हॉनेस्टली कुछ कहेगा। फिर अचानक क्योइचिरो बहुत सीरियस हो गया। उसने केयरफुली एक्सप्लेन किया कि वो फिर भी उसके लिए ये करना चाहता है। ह्योका थोड़ी एंग्री हो गई और सीधे पूछा कि उसकी रीजन क्या है, ये क्लेम करते हुए कि वो सिर्फ बेबल कॉन्कर करने के लिए ऐसा चाहता है। क्योइचिरो ने कामले एक्सप्लेन किया कि इसके लिए उसकी पावर नीडेड है। वो फर्मली उसके सामने खड़ा रहा, टॉल और डिटरमिन्ड। उसने पूरी कॉन्फिडेंस से वर्ड्स बोले ताकि सब ट्रूथफुल लगे। उसने सीधे कहा कि उसे उसकी जरूरत है। उसने कहा कि वो उस पर पूरी तरह बिलीव करे और कहा कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। ह्योका ने रिस्पॉन्ड किया, फिर भी अनसूर रही। क्योइचिरो ने दोबारा समझाया कि यही उसकी सच्ची इच्छा है। ह्योका ने फेंट सा साउंड निकाला, वंडरिंग व्हाई। क्योइचिरो ने बहुत सीरियसली कहा कि वो सिर्फ उसी पर ट्रस्ट कर सकती है। ये वर्ड सुनकर ह्योका ने सॉफ्टली और होपफुली कहा कि वो ब्रेव इंसान है। क्योइचिरो ने डिटर्मिनेशन से आगे कहा कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो इवन उसकी स्ट्रेंथ को कॉन्कर करने का एम रखेगा। बात करते हुए उसने पीछे ब्रीफली नजर डाली और ऐड किया कि वो उसे ये पावर दे सकता है। फिर कामली मुस्कुराकर वो आगे चलने लगा। अचानक ह्योका एंग्शियस हो गई और कंसर्न से उसे तुरंत रुकने के लिए बुलाया। ह्योका ने लाउडली पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। क्योइचिरो ने फर्मली रिप्लाई दिया कि वो उस जगह जा रहा है जहां वो उसे स्ट्रॉन्गर बना सके। वो बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता रहा। उसके कदम कन्विक्शन से भरे हुए थे। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी हाँ 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 की तरह एको हो रही थी। जब ह्योका ने उसे ऐसे हंसते देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गई। उसने डीपली वंडर किया कि उसके ये कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट अनसेटलिंग वर्ड्स का असली मतलब क्या है। उसने फिर से सोचा कि उसने अभी क्या कहा था और केयरफुली सवाल किया कि स्ट्रॉन्गर बनने का आइडिया कैसा होगा। क्योइचिरो ने कामली रिपीट किया कि यही तो वो शुरू से कह रहा था और वो बिना हेजिटेशन या डाउट के आगे चलता रहा। ह्योका ने साइलेंटली वंडर किया कि वो ये कैसे कर पाएगी। उसके बाद क्योइचिरो ने समझाया कि वो सब कुछ धीरे धीरे बताएगा। दोनों साथ साथ चलते रहे और उसने केयरफुली और थरोली उसे सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने कहा कि बेबल को कॉन्कर करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज वही है जो उसे खुद डिस्कवर करनी होगी। उसने सॉफ्टली पूछा कि उसे क्या लगता है कि वो क्या हो सकती है। ह्योका ने केयरफुली सोचा और फाइनली आंसर दिया। उसने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सुनकर क्योइचिरो ने सिर हिलाया और कहा कि वो सही है, क्योंकि वाकई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ह्योका ने थोड़ा और बोला, अपनी थॉट्स शेयर की और क्योइचिरो एक्सप्लेन करता रहा। उसने समझाया कि शुरुआत में इंसान को खुद बेबल से फेमिलियर होना जरूरी है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने और डिटेल में बताया। उसने समझाया कि ट्रैप्स डिटेक्ट करने, देखने और मैपिंग के स्किल्स क्रिटिकल है ताकि वहां जीत हासिल हो सके। ह्योका ने ध्यान से हर वर्ड सुना। फिर वो थोड़ी देर रुकी और डिसाइड किया कि उसे सब कुछ लिख लेना चाहिए। उसने पोलाइटली उससे कहा कि वो दोबारा रिपीट करे ताकि वो सब सही तरह लिख सके। उसने अपना नोटबुक निकाला और केयरफुली लिखने की तैयारी की। ये देखकर क्योइचिरो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ लेकिन साथ ही बहुत प्लीज्ड भी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि ये परफेक्ट है और उसे सब लिख लेने के लिए एनकरेज किया। इसके बाद उसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो उसके दिल की गहराई से आए। उसने कहा कि उसे लव करने की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा कि रिग्रेट कभी चेंज नहीं हुआ और वो उसके अंदर भारी बोझ की तरह रहा।
वो उसके बहुत करीब देखता रहा जब उसने ये वर्ड्स बोले। श्योका ने थोड़ा गुस्से से अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी डायरेक्ट नजरों से बचने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी इमोशंस या वल्नरेबल एक्सप्रेशंस इतनी ओपनली देख ले। फिर ह्योका ने सब कुछ अपने नोटबुक में लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि क्योइचिरो हमेशा सीरियस रहता है, हमेशा ऑनेस्ट और अनएक्सपेक्टेडली इतना डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर क्यूट लगता है। क्योइचिरो मीनवाइल चुप रहा, क्वाइटली सब सोचता रहा। असल में स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं था कि वो सब लिखे, फिर भी वो सब लिखना चाहती थी। क्योइचिरो ने फिर उसे कुछ और ग्रेटर याद दिलाया। उसने कहा कि स्पीड और स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने ऐड किया कि मॉन्स्टर्स को क्रॉस करना और हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना सर्वाइवल और सक्सेस के लिए जरूरी है। ये सुनकर ह्योका सरप्राइज्ड हो गई। क्योइचिरो फिर आगे चलने लगा। उसने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि उस मोमेंट से वो उसे स्ट्रेंथन करेगा। वो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता रहा। ह्योका ने जोर से उसे पुकारा और पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करने वाला है। क्योइचिरो ने बोल्डली रिप्लाई दिया कि यह ऑब्वियस है। उसकी सर्टेनिटी उसकी आवाज और स्टैंस में क्लियरली दिख रही थी। तभी अचानक उनके सामने कई नाइट्स आ गए। काउंटलेस मास्टर्स और मॉन्स्टर नाइट्स अचानक वहां अपीयर हुए और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक बड़ा बैटल तुरंत शुरू हो गया। फियर्स फाइटिंग के बाद ज्यादातर एनिमी नाइट्स पूरी तरह डिफीट हो गए और गिर पड़े। ह्योका ने यह सब देखा और गहराई से सोचा। उसने सॉफ्टली अपने ब्रेथ में एक शब्द विस्पर किया, रेस्ट। क्योइचिरो ने प्राइवेटली सोचा कि ह्योका रेस्ट अश्योर्ड रहे, क्योंकि उसका स्ट्रांगली बिलीव था कि उसमें इतनी पावर है कि वो आगे आने वाली हर चीज को ओवरकम कर सके। आखिरकार ह्योका ने फिर से खुद को प्रिपेयर किया, इस बार फुल डिटर्मिनेशन के साथ। उसकी आंखें एनर्जी से ब्लेजिंग हो गई, उसके हाथ टाइट हो गए और उसकी स्टैंड सॉलिड हो गई। अगला स्टेप आसान नहीं होने वाला था, लेकिन क्योइचिरो की गाइडेंस के साथ उसने रिजॉल्व कर लिया कि वो एंडलेसली फाइट करती रहेगी। उस वक्त एक नाइट अचानक प्रकट हुआ। वो सीधे मास्टर के सामने आया और धीरे से अपना हाथ ह्योका के कंधे पर रखकर उसे रोक लिया। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसने पूरे दिल से कहा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। उसके वॉइस में इतनी जेन्युइन ट्रस्ट थी कि ह्योका पूरी तरह से सरप्राइज हो गई। उसके शब्दों ने जैसे ह्योका की आत्मा को झकझोर दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। यकीन करना मुश्किल था कि उसकी एक्सप्रेशन इतनी सच्ची है। कुछ पल के लिए वो नाइट की ओर देखती रही, फिर अचानक उसका ध्यान खिंच गया दूर खड़े नाइट हुड्स की ओर। उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करने लगा। बिना किसी सोचे समझे उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े और अगले ही पल वो पूरी स्पीड से दौड़ने लगी। वो उलझन में थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वाई एम आई रनिंग लाइक दिस? जितना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा था, उतनी ही उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी। पर उसी पल नाइट मॉन्स्टर्स भी बिजली जैसी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। उनका इनक्रेडिबल स्पीड देख ह्योका का दिल कांप उठा। अंदर ही अंदर उसे डर ने जकड़ लिया। उसने सोचा, नो वे, बचकर निकलना तो इम्पॉसिबल है। मैं शायद जिंदा नहीं बच पाऊंगी। उन डरावने मॉन्स्टर्स को हेल हाउंड्स कहा जाता था। सिर्फ उनका नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी बीच क्योइचिरो की काम वॉइस आई, रिलैक्स करो ह्योका, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, बट अगर तुम रिफ्यूज करती हो तो याद रखना, बेबल की टॉप तक पहुंचने का रिवॉर्ड हमेशा के लिए खो जाएगा। ये सुनकर ह्योका का गुस्सा खुद पर ही निकल गया। उसने अपने आप से कहा, फाइन, ठीक है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने दोनों हाथों से अपनी चमकती तलवार निकाली। उसकी सॉर्ड नीली रोशनी में चमक रही थी। वो पूरी तरह तैयार हो गई ब्रेवली फाइट करने के लिए। क्योइचिरो ने उसे प्रोत्साहित किया और सीधा कहा, तुम कर सकती हो। ह्योका के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया। उसने सोचा, कहना उसके लिए तो इजी है, कॉन्फिडेंट वर्ड्स बोलना आसान है, पर फाइट करना कितना टफ है ये सिर्फ मुझे पता है। फिर भी उसने अपने दिल को मजबूत किया, हिम्मत जुटाई और पूरी स्पीड से मॉन्स्टर्स की ओर दौड़ पड़ी। उसने बेटर सोचा, शायद मैं इस गेम के ट्रिक में फंस गई हूं, शायद ये सब ट्रैप है। लेकिन उसी समय उसके दिल में दूसरी आवाज आई, इवन इफ देयर इज वन स्मॉल चांस, अब कभी बेबल के एक्सप्लोरर्स पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। इस थॉट ने उसकी रिजॉल्व और मजबूत कर दी। वो सीधी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। अपने दिल में उन्हें वार्न किया, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। उसकी ब्लेजिंग सॉर्ड फ्लेम्स छोड़ रही थी। उसने तेज और मजबूत वार किए और कई फियरसम हाउंड्स को मौत के घाट उतार दिया। क्योइचिरो ने ध्यान से उसे देखा और काम होकर कहा, गुड, यह अच्छी प्रोग्रेस है। चाहा। उसकी आंखें चौड़ी रह गई। सारे मॉन्स्टर्स रीजेनरेट होकर फिर से जिंदा हो गए थे।
उसने डिसबिलीफ में देखा, दे आर बैक, फिर से जिंदा हो गए। उनकी शीयर फोर्स से वो पीछे धकेल दी गई। उसके मन में डर ने जकड़ लिया। नो, मैं टाइम पर यह फाइट खत्म नहीं कर पाऊंगी। उसकी डिटर्मिनेशन डगमगाने लगी। शियोका का शरीर कांपने लगा, उसके हाथों में ट्रेम्बल था। उसी समय मॉन्स्ट्रस डॉग्स पूरी स्पीड से क्योइचिरो पर झपट पड़े। उन्होंने उसे बार बार काटा, लेकिन क्योइचिरो ने जानबूझकर खुद को उनके सामने खड़ा किया था। वो लगातार उनके बाइट्स झेल रहा था। उनकी टीथ उसकी फ्लैश को बार बार चीर रही थी। खून उसकी बॉडी से बह रहा था। शियोका ने उसकी ओर सीधा देखा और उसके दिल में जोर से आवाज उठी, है कैन स्टिल टेक दम डाउन, लेकिन वो मेरा टीममेट है। ये सडन थॉट सुनकर खुद क्योइचिरो भी भीतर से सरप्राइज्ड हुआ। शियोका ने फिर उसकी ओर देखा और सोचा, मैं कितनी बड़ी फूल थी। उसने तुरंत तलवार ऊंची उठाई और जोर से चिल्लाती हुई मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। उसकी स्पीड इनक्रेडिबल थी। उसने पास आने वाले हर बीस्ट को काट डाला। वो बिना रुके लगातार लड़ती रही, अपनी स्वॉर्ड से तेज और ग्लोइंग स्ट्राइक्स देती रही। उसके दिल में सिर्फ एक थॉट था, मैं इन बीस्ट को अपने ट्रस्टेड कॉमरेड्स को हर्ट नहीं करने दूंगी। उसकी स्वॉर्ड से ब्राइट ब्लू स्ट्राइक्स बैटलफील्ड में बार बार चमकी। उसने उन्हें बार बार काटा और तब तक मारा जब तक कोई भी खड़ा नहीं रह गया। उसका वॉरियर स्पिरिट अब आग की तरह जल रहा था। पर तब तक क्योइचिरो बैडली इंजर्ड हो चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा था, कमजोर होकर बैठा हुआ। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था और दर्द से कराह रहा था। क्योइचिरो ने मन ही मन सोचा, फाइनली शियोका अवेकन्ड हो गई। उसने साफ देखा कि ये नई पावर उसके दिल के अंदर कुछ बदल रही थी। उसी समय ह्योका के अंदर भी अवेकनिंग हो रही थी। उसके दिमाग में पुराने बिट्रेयल्स की यादें लौट आई। उसका दिल और मजबूत हो गया। क्योइचिरो ने तुरंत समझ लिया कि वो किस फेज से गुजर रही है। उसने सोचा, यही वो मोमेंट है जब ह्योका शाइनिंग लाइट की रिंग में स्टेप ले रही है। अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। सारे एनिमीज उसकी डेडली ब्लेड से रिलेंटलेसली कटते जा रहे थे। क्योइचिरो उसकी डिटर्मिन्ड फिगर को देखता रहा। मन में सोचा, इवन टू अर्न हर ट्रस्ट 3 विशेष एनिमीज को झेलना, ये सच में बहुत हर्ट करता है। वो खून से भीग चुका था, लेकिन फिर भी सोचा, अगर ये हैवी प्राइस भी चुकाना पड़े तब भी अवेकन ह्योका को रिक्रूट करना वर्थ इट होगा। उसने उसकी ओर देखा और सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो? फिर स्टबर्न होकर खुद ही जवाब दिया, मैं फाइन हूं, पेन के बावजूद। ह्योका बेहद टायर्ड थी, पर क्योइचिरो ने उसे रिमाइंड कराया, तुम पहले से स्ट्रॉन्गर हो गई हो। ये सुनकर ह्योका सरप्राइज रह गई। उसके दिल में अनएक्सपेक्टेडली खुशी जागी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से स्क्वीज किया और अपने दिल में उसे अफेक्शनेटली कहा, बिग इडियट। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा और पूरे काम तरीके से बिहेव करता रहा। उसके पास एक पैर मुड़ा हुआ था और बगल में रखा था एक छोटा सा केक। ह्योका ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी और उसी पल ह्योका ने डिटर्मिनेशन के साथ आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। क्योइचिरो पहले से ही वुंडेड और वीक था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग लगातार सोच रहा था। वो अपने मन में चुपचाप बुदबुदाया, एवरीथिंग इज गोइंग एज आई हैव प्लान्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। ह्योका अब मेरी टीम का हिस्सा है। अब अगला फोकस है उसकी एबिलिटीज को और इम्प्रूव करना और उसे बूस्ट करना। उसके थॉट्स गहराई तक जाते रहे। वो हर चीज को केयरफुली एनालाइज कर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में पास से कुछ आवाजें आई। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की और देखते ही देखते कोई बिना हेजिटेशन अंदर आ गया। उस पल वहां मौजूद लोगों की नजर एक लड़के पर पड़ी जो 2 लड़कियों के साथ वहां आया था। वो लड़का स्टेडी स्टेप से आगे बढ़ रहा था। दोनों लड़कियां उसके साथ थी। उसका नाम था एजी ताकीगावा। तुरंत नोटिस किया कि क्योइचिरो चोटिल हालत में बैठा है और फिर वो अपनी दोनों लड़कियों के साथ सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। क्योइचिरो ने चुपचाप खुद से सोचा, अपकमिंग एक्सप्लोरर टीम का लीडर है रॉक्सेन और रॉक्सेन की ग्रुप का असली लीडर है वही एजी ताकीगावा। उसकी प्रेजेंस यहाँ पर सबके लिए बहुत बड़ा मतलब रखती है। वो गहराई से सोचने लगा कि कैसे किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर का इतने लो फ्लो पर मर जाना रूमर्स और डिस्कशंस को फैलाता है। एक्सप्लोरर्स हमेशा इन बातों को पास्ट की स्टोरीज की तरह याद रखते हैं और साथ ही फ्यूचर का डर भी बढ़ जाता है। उसने अपर लेयर मास्टर्स के अचानक प्रकट होने के बारे में भी सोचा। फिर उसने ह्योका की ओर देखा और कामली कहा, तुम उसे पहले से जानती हो? ह्योका ने जवाब दिया, ऐसा डेट कोई भूल कैसे सकता है? वो मेमोरी हमेशा नोटिसेबल रहेगी। ह्योका उसकी केयरलेस एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके बाद क्योइचिरो ने एग्री किया, लेकिन ह्योका ने याद दिलाया कि ऐसे व्यक्ति की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वो उसकी देखभाल कर रही है।
उसने क्योइचिरो को पकड़कर नीचे बैठा दिया। उसने फोर्स किया कि वो प्रॉपर्ली बैठे क्योंकि क्लियरली उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया था। ये सोचते हुए उसने सॉफ्टली उसे डियर कहकर बुलाया और उसके घावों पर पट्टियां बांधनी शुरू कर दी। वो पत्तियों का इस्तेमाल कर रही थी और ध्यान से उसकी इंजरीज को कवर कर रही थी। उसने सख्ती से कहा, फिर कभी ऐसा मत करना। अगर सच में मुझे अपना टीममेट मानते हो तो इस तरह एक्ट मत करना। ये कहते वक्त वो गुस्से में थी, लेकिन उसका गुस्सा अंदर से केयर और चिंता से भरा था। ये ह्यूका की नेचर थी। उसके वर्ड्स हमेशा हार्श लगते थे, लेकिन ट्रूथ में वो अपने कॉमरेड्स की चोटें सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा प्योर वरी से पैदा हुआ था। वो बार बार फंस कर रही थी, जैसे कोई बहुत करीबी किसी के लिए करता है। क्योइचिरो ने फेंट सा स्माइल किया जब उसने उसकी चिंता देखी। उसे ये बॉन्ड महसूस हुआ जो अब धीरे धीरे बन रहा था। ह्यूका ने फ्रस्ट्रेशन में आवाज निकाली और आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। इतनी सीरियस सिचुएशन है और तुम्हें ये फनी क्यों लग रहा है? क्योइचिरो ने तुरंत माफी मांग ली, बिना हेजिटेशन। फिर ह्यूका ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सिचुएशन सच में ट्रबलिंग लग रही है। हमारी रोड कठिन होने वाली है। अचानक क्योइचिरो जोर से हंसा। उसकी लाफ्टर पूरे एरिया में गूंज उठी। उसके बाद उसने कामली कहा, बेटर होगा अगर हम जल्दी मैटर सेटल कर ले। चलो कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कनेक्टेड रहें। ह्यूका ने उसकी बात मान ली और दोनों ने केयरफुली अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद ह्यूका ने कहा, मैं पर्सनली तुम्हें घर छोड़ूंगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्योइचिरो ने क्वाइटली सिर हिलाया और उसकी बात अप्रिशिएट की, पर ह्यूका फिर गुस्से में बोली, मैं सीरियस हूं, मजाक मत समझना। क्योइचिरो ने एक बार फिर कामले कहा, अंडरस्टूड। फिर ह्यूका वहां से निकलने लगी। क्योइचिरो ने उसे धीरे धीरे जाते हुए देखा और थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस किया। फिर उसने खुद से गंभीर स्वर में फुसफुसाया, जैसे किसी इंपॉर्टेंट बात को खुद को कन्विंस कर रहा हो। तभी उसने अचानक देखा कि वही 3 लोग सामने आ गए जिन्होंने पहले ह्यूका को बिट्रे किया था। उसने उनकी ओर देखा और उन्होंने भी उसे देख लिया। क्योइचिरो सॉफ्टली बोला। आइस ने सीधे उसकी ओर देखा और फिर क्योइचिरो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। तभी रास्ते में एक आवाज गूंजी। रात के समय वो संकरी गलियों में चल रहा था, अपना साइलेंट जर्नी कंटिन्यू करते हुए। उसके कदम स्टेडी थे और रास्ता लंबा। तभी एक और लड़की सामने आ गई। उसने अचानक ढेर सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? और फिर उसने डायरेक्टली उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में सवाल किया। क्योइचिरो उसके सडन सवालों से थोड़े सरप्राइज्ड हुआ। फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, सब ठीक है। लेकिन लड़की ने मानने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे वर्कप्लेस गई थी, तुम वहां नहीं थे। क्योइचिरो ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे बीच में रोक दिया। उसने फर्मली कहा, मुझे मत कहना कि यह कोई डेट था। उसने गुस्से में उसकी आंखों में देखा और सच मांगा। क्योइचिरो ने साफ कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। लड़की ने स्टर्न नजर से उसे घूरा और कहा, ठीक है, फिर सब कुछ स्लोली अंदर चलकर एक्सप्लेन करोगे। उसकी स्ट्रिक्ट टोन ने उसे थोड़ा डराया। क्योइचिरो नर्वस हो गया। लड़की और भी गुस्से में होती जा रही थी। उसने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया, आगे चलो। क्योइचिरो ने क्वाइटली ओबे किया और आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर सॉफ्टली कहा, वेट। वो चुपचाप उसे देखता रहा और रिजाइन करने जैसी सांस ली, पर लड़की लगातार आगे बढ़ती रही और आसानी से ऊपर चढ़ने लगी। उस लड़की का नाम था कासुमी मोमुची। वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उनका साथ ग्रेड स्कूल से था। कासुमी हमेशा सेम फेमिलियर तरीके से बिहेव करती थी। वो हमेशा बड़ी बहन का रोल निभाती थी, उसे खींचना, उसे डांटना, उसे चिढ़ाना। उसने हमेशा उसके लाइफ में एनर्जी भरी। लेकिन जब उसके पिता की मौत हुई और क्योइचिरो के पिता की भी अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके 4th ग्रेड में, तब जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्योइचिरो की माँ एक नर्स थी जो लंबे घंटों तक काम करती थी। ऐसे में कासुमी ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने उसे अकेलेपन से बचाया, उसके लिए खाना बनाया, उसकी देखभाल की जैसे वो उसका अपना भाई हो। क्योइचिरो ने गिनती खो दी कि कितनी बार कासुमी ने उसे डिस्पेयर से बाहर निकाला। अब क्योइचिरो फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर से कासुमी की आवाज आई, तुम लेट हो और याद रखना मेरी बेड सिर्फ मेरी है। क्योइचिरो उसकी ओर बढ़ता रहा, मन ही मन सोचते हुए, इस बार चाहे कुछ भी हो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उसके दिल में यही एक भारी थॉट था। उसने बैस को कसकर पकड़ा और डिटर्मिनेशन के साथ उसके बगल में चलते हुए आगे बढ़ता रहा।
कॉलेज में उसने उससे साफ कहा था कि उसे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पर रहना चाहिए। क्योइचिरो ने चुपचाप सोचा, वो यहाँ कर क्या रही है, क्योंकि सच तो ये था कि क्योइचिरो ऑलरेडी वहां मौजूद था, लेकिन उसकी स्टोरी में उसका कोई सेंपाई वाला रोल नहीं होना चाहिए था। वो लड़की डर तो रही थी, फिर भी उसके सामने खड़ी थी। क्योइचिरो ने काम होकर कहा, होल्ड ऑन। उसने उसे सेंपाई कहा था। क्योइचिरो ने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्यों? मैं एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर हूं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ सब कुछ मिसलीड किया गया है। फिर भी उसने नोटिस किया कि दूसरा लड़का उससे छोटा है, जो भी मतलब उसका निकले। उसने सोचा शायद वो लड़की उसी क्लास को लेने नहीं आई थी। ऑफ कोर्स नॉट, उसने मन ही मन कहा। असलियत ये थी कि वो लोग उनके अपकमिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करने आए थे, जो बेबल के अंदर होने वाली थी। वो लड़की कभी भी उसे कॉल कर सकती थी, और ये बात क्योइचिरो अच्छी तरह समझता था, लेकिन फिर भी उसने उसे कॉल किया। पिछली रात से वो लड़की और मजबूत हो चुकी थी, लेकिन वो इनफ नहीं था। इसलिए दोनों ने लगातार ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग तब तक चली जब तक कि वो नई एबिलिटी पूरी तरह कंट्रोल में उसकी नहीं हो गई। उनके बीच का केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सच ये था कि बेबल के अंदर एक हिडन रूम मौजूद था। उसके बारे में सिर्फ क्योइचिरो को नॉलेज था, और दोनों वहां एंटर हुए। उन्होंने अंदर जाकर ट्रेजर को केयरफुली सिक्योर किया। वो सच में एक असली ट्रेजर था। जब आखिरकार उन्होंने उसे अपने हाथों में पकड़ा, उनके दिलों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। सेटिस्फैक्शन भी था। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। क्लास एंड होने वाली थी और उसने कहा, मैंने तुम्हें बेबल के अंदर ऑलरेडी देखा है। उसने बेबल कनेक्शन का जिक्र किया और साथ ही माफी मांगी कि उसे इंतजार कराना पड़ा। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अभी पहुंची हूं। उन्होंने ध्यान से इधर उधर देखा। क्योइचिरो भी वहां था, और उनकी नजर उस दिशा में गई। क्या वो रूकी गर्ल वही नहीं है जिसे हमने पहले ट्रैप किया था? वो प्योर और इनोसेंट लड़की। हाँ, वही थी। उन्होंने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। बाकी लोगों ने भी कान दिखने की कोशिश की, लेकिन सच ये था कि ऐसे हालात में कोई भी कैसे रिलैक्स कर सकता था। क्योइचिरो ने फिर ध्यान से सोचा, अगर किसी ने हमें कॉल आउट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मैटर ऑलरेडी ओवर हो चुका है। हाँ, ये डन है। अब सब कंप्लीट हो चुका है। वो कासुमी के साथ था, और अगर वो लोग पेबैक लेने भी आए, तो इवेंचुअली सब बेबल्स टर्न हो जाएंगे। आउटकम यही होगा। लेकिन फिर भी उन सब में से वो कासुमी के साथ टीम अप कर रही थी। क्योइचिरो ने मन ही मन सोचा, सीरियसली क्या वो पूरी तरह फूल है? तभी अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उनके सामने एक अजीब सा सीन दिखाई दिया। क्योइचिरो को लगा कि कासुमी ने सीधे उनकी ओर देखा। उन्होंने इसे इमेजिनेशन समझकर इग्नोर किया, और सब आगे बढ़ते रहे। क्योइचिरो अभी भी अनसर्टेन था। फिर उसने खुद से कहा, गार्ड कभी डाउन मत करना। उसे ये बात अच्छे से पता थी। उसने खुद को स्ट्रिक्टली रिमाइंड किया कि किसी भी कंडीशन में अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो गहराई से वंडर कर रहा था, ये सब आखिर है क्या? क्या हमें हायर फ्लोर्स का सामना करना पड़ेगा? उसने अपने थॉट से अग्री किया। उसे सच में सरप्राइज हो रहा था कि दूसरे सिर्फ एक दिन में इतने मजबूत कैसे हो गए। लेकिन हाँ, ये सच था। फिर भी उसने खुद को स्ट्रिक्टली याद दिलाया, केयरलेस मत होना। नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। उसके मन में थोड़ा सा गिल्ट था, लेकिन फिर उसने सोचा कि फिलहाल यही बेहतर होगा कि वो अपनी जगह पर रहें और थोड़ी एक्सपीरियंस गैदर करे। उसने डिसाइड किया कि वो पहले सराउंडिंग एरिया को स्काउट करेगा। उसने चारों ओर को ध्यान से स्काउट किया। लड़की ने उसकी बात मान ली और सॉफ्टली कहा, केयरफुल रहना। अब वो लड़की अपने दिल में सोच रही थी, मैं अब और क्योइचिरो को पीछे नहीं रोक सकती। मुझे खुद को साबित करना होगा। फिर उसने पूछा, क्या आगे हेल हाउंड्स है? क्योइचिरो ने काम नहीं कहा। वो नर्वस था, सोच रहा था, यहां आखिर हो क्या रहा है। वो लड़की अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका लेवल पूरी तरह बदल चुका था, और साथ ही कासुमी भी वहां थी। क्योइचिरो बार बार खुद से पूछ रहा था, हमें आखिर करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में? उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नोट्स खत्म होने से पहले वहां से निकल जाएंगे। क्योइचिरो ने कासुमी को देखा और सॉफ्टली कहा, इतने इवेंट से डरने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक स्वीट डील तय की है। वो डील असली थी, और क्योइचिरो उसे यूज करना चाहता था। उसका डेंजरस थॉट यही था, कासुमी को बेट बनाकर हिडन रूम को क्लियर करना। क्योइचिरो ने मन ही मन सोचा, ये काइंड तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है। बेबल को क्लियर करने के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी है। उसने खुद को कन्विंस किया कि ये सब प्रोग्रेस के लिए है, लेकिन गिल्ट उसके दिल पर भारी था। क्योइचिरो ने रिफ्लेक्ट किया कि बेबल की रूथलेस डेप्थ्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ट्रेजर, सर्वाइवल, स्ट्रेंथ, सब हार्श डिसीजन से हासिल होते हैं।
कासुमी का प्रेजेंस उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा थी, लेकिन उसका दिल प्रोटेक्ट करने का भी मन बना चुका था। उसने ह्योउका को याद किया, उसकी ग्रोथ, उसकी नई पावर। ट्रेनिंग ने उसे कंट्रोल दिया और वो सच में रिमार्केबल बन रही थी।